Hello everyone, welcome to an academy platform. This bill is now getting very highlighted, although यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज हैं, काफ़ी सारे रिवॉल्यूशन तरीके से इसमें मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट वी हैड सीन ऑन 25th ऑफ जनवरी 26th ऑफ जनवरी, ओके, तो वो भी हमने देखा था। तो सब कुछ अभी है, और ये जो है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा ये अभी, क्योंकि हमारा जो जीएस पेपर 3 है, जीएस पेपर 3 फॉर इकोनॉमिक्स, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपना ये पॉइंट पूछा जा सकता है इसके बारे में। यू कैन अप्लाई दिस ऑन एथिक्स पार्ट। यहाँ पे अपना यहाँ से भी दिखेगा, हमारे गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर भी यहाँ पे काफ़ी सवाल उठते हैं, तो ये गवर्नेंस का स्ट्रक्चर भी देखा जाएगा। तो जीएस पेपर 2 जो है गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, वहाँ पे भी हमारे लिए ये पढ़ना पड़ेगा। तो हॉलिस्टिक वे में इसको पढ़ना है, और वी कैन ऑल्सो से कि ये ऐसे पार्ट जो है वहाँ पे भी ये अच्छी खासा आप इसमें लिख सकते हैं इसके बारे में, आपके ओपिनियन, और आपने जो भी इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, इसको एनालाइज किया है, वो सब आप इसको लिखेंगे। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव है कि आपको ये पूरा समझाना कि व्हाट इज़ फार्म लॉ, ठीक है, एंड क्या क्या इसमें सबसे पहले लॉ क्या क्या आए हुए हैं, अमेंडमेंट क्या हुआ है, एंड इसमें हम क्या देख सकते हैं, और इसका क्या रीज़न या फिर हम कहेंगे आउटपुट क्या हो सकता है, दैट वी हैव टू सी। ओके, तो अभी मैं जो ये पूरा वीडियो बनाऊंगा, तो इसको आप लोगों को देखना है, समझना है, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब तरीके से हम इसको पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क ऑन फार्म टॉक्स प्रोटेस्ट लीडर्स ऑन बैकफुट नो हाउ, तो ये जो है ये मैंने एक अपना एक लाइन रखा हुआ है, बट इसमें मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि लिंक क्या है, क्या इसमें तीनों कानून हैं, उन सब में क्या दिक्कतें हैं, वो सब कुछ अपन देखेंगे। तो बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, आपको सब कुछ मिलता है यहाँ पे अनअकैडमी में। गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे बारे में आप देख ही चुके हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाता है। 100+ एजुकेटर्स होते हैं, कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस होता है, और प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान होते हैं। यू हैव टू अप्लाई कोड हियर। अगर आप कोई भी परचेज करते हैं परचेस करते हैं आप कोर्स, तो वहाँ पे आप TJLIV कोड अप्लाई कर सकते हैं, और आइकॉनिक में भी सेम आप TJLIV कोड अप्लाई कर सकते हैं, और ऑप्शन में भी सेम कर सकते हैं। 31 जो जनवरी आने वाला है, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए CSE प्रिपरेशन अनअकैडमी समिट 2.0 करके शुरू किया गया है, जिसमें आपको ये सारे स्पीकर जो हैं वो आपके लिए मिलते हैं। तो ये बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, चाहे आपके लिए कैलाश सत्यार्थी जी हैं, या दुर्गा शक्ति नागपाल जी हैं, अशोक खेमका जी हैं, परवीन कासवान है, अनिल स्वरूप है, कुमार विश्वास, अजीत रानाडे, एंड हरभजन सिंह, पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल। तो आइडियोलॉजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमें ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो समिट्स होते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इनका जो टाई अप हुआ है, वो जो द हिंदू न्यूज़पेपर आप लोग रोज़ पढ़ते हैं, वो इनके साथ एसोसिएट करके ये बनवा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें 2 इंसाइटफुल डे रहेंगे, 70 आइकॉनिक स्पीकर्स, 20 टॉक्स एंड डिस्कशंस, 32 हैंड ऑन वर्कशॉप्स रहेंगे, और जो भी ये पूरा है वो सब ऑनलाइन रहता है। 7 फरवरी के लिए अपना अनअकैडमी कॉम्बैट शुरू किया जा रहा है, 11 बजे से ये शुरू होता है, और ये 11 बजे में 45 मिनट 60 क्वेश्चन 6 सेक्शंस आपके लिए देखने को मिलते हैं। यू कैन ऑल्सो विन द प्राइजेज एज वेल। अनअकैडमी में 25 जनवरी और 6 फरवरी से ये प्लान शुरू किया गया है, एक नया हिंदी इंग्लिश और बाइलिंगुअल बेसिस पे फॉर 1 ईयर 6 मंथ्स एंड 2 ईयर प्रोग्राम। प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान होते हैं, तो यहाँ पे भी आप अपना कोड अप्लाई कर सकते हैं, TJLIV, और GS का आइकॉनिक प्लस GS प्लस ऑप्शनल, तो TJLIV कोड अप्लाई कर सकते हैं। आइकॉनिक का प्राइस जो है वो हाइक होने वाला है, तो वो सब हमें देखना है, ठीक है ना। हुआ क्या है अभी, आपने कभी समझना होगा कि हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स ही इसको क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों वेस्ट बंगाल के फार्मर्स नहीं कर रहे उतना ज़्यादा, क्यों MP के फार्मर्स इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला रीज़न मैं कहूँगा कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है पंजाब में, बट हरियाणा में तो है, ठीक है। तो ये भी एक हम रीज़न नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार ना होना और फिर उसका आंदोलन होना, नहीं, यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही है। आपको ये बात जानना होगा कि जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है फार्मर की तरफ से, वो हरियाणा पंजाब में इसलिए हो रहा है क्योंकि वो 3 कारण है उसमें, ठीक है। तो ये जो बिल है उसमें 3 की एस्पेक्ट्स हैं फार्म बिल के। तो सबसे पहले देखो, ट्रेड इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, प्राइस अश्योरेंस करना, फार्मर्स की सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग होती है, क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग, मतलब कि आप अगर जो भी किसान भाई लोग हैं ये वीडियो देख रहे होंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है,
तो इधर पे प्रावधान जो लगाए गए हैं, जो प्रावधान दिए गए हैं कि अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया तो फिर वो किसान जो है कहीं और नहीं जा सकता। तो ये एक कानून बनाया गया है जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का उनका रोक लगा दिया गया है। तो ये सारे कानूनों में दिक्कतें हैं। अब ट्रेड इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, तो एग्रीकल्चर की जो कमोडिटीज हैं उनमें भी जो ट्रेड की जो डिफरेंसेस हैं वो भी देखने के लिए मिलता है। देन स्टॉक लिमिट्स जो है वो वहां पे लगा दिए गए हैं। तो स्टॉक लिमिट्स, फिर इसके बाद आता है अपना एमएसपी का इशू। ओके, एमएसपी देखा जाएगा तो किस तरीके से एमएसपी डिसाइड होगा वो, क्योंकि बिल में एमएसपी नहीं लिखा गया। ठीक है, इसके बाद आपके लिए देखने को मिलेगा कि होर्डिंग, होर्डिंग जैसे कि स्टॉक लिमिट्स और अपना जो मीडिएटर है, इंटरमीडिएट्स, तो वो उनका भी जो दिक्कतें हैं वो खत्म नहीं हो पा रही। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। ओके, तो इंट्रोडक्शन में क्या देखना है हमें कि जो गवर्नमेंट है उसका एम क्या है। देखो ऑब्वियसली जब कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस है या बीजेपी है या फिर समाजवादी है, बसपा है, सरकार का जो कानून बनाया जाता है वो हमेशा रिवॉल्यूशनाइज तरीके से बनाया जाता है। ये कानून जो हमारे अभी एग्रीकल्चर सिस्टम में चल रहे हैं वो 50 ईयर्स पुराने हैं। ठीक है, क्योंकि हम आज़ादी के टाइम पे एग्रीकल्चर में कुछ कानून बनाए थे, तब ग्रीन रेवोल्यूशन निकल के आया था। ठीक है, तो ये जो बेल्ट है जो अभी मैं आपको लिए बता रहा था, हरियाणा पंजाब, ये ग्रीन रेवोल्यूशन का बेल्ट है। ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन हम सभी ने देखा कि 1960s के टाइम पे ये शुरू हुआ था और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। और ग्रीन रेवोल्यूशन हरियाणा और पंजाब की तरफ हुआ था। तो वहाँ के फार्मर्स एक तरीके से बहुत ज़्यादा अभी आउटपुट प्रोडक्शन के तौर पे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक 50 ईयर्स के पहले का था, तो तब भी बदलाव लाए गए थे, अभी भी बदलाव ला रहे हैं। तो सरकार का जो हमेशा इंटेंशन रहता है वो क्या करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना एग्रीकल्चर इन द कंट्री, और फार्मर्स को हमेशा जो उनकी इनकम है, एक अशोक दलवाई की कमेटी बनाई गई थी, क्या कमेटी का नाम था, अशोक दलवाई कमेटी, जिसमें 2022 तक डबलिंग ऑफ फार्म इनकम की बात की गई थी। डबलिंग ऑफ फार्म इनकम मतलब फार्मर्स की जो इनकम है वो दुगनी कर देंगे, ऐसा बीजेपी की सरकार का कहना था, एनडीए गवर्नमेंट का कहना था। ऑल्दो ये थोड़ा एग्जिजरेट टर्म्स था। ठीक है, मगर क्या ये पॉसिबल था, तो पॉसिबल था। डबल इनकम का मतलब ये नहीं है कि उनके पैसे जो अभी उनको 5,000 मिलते हैं वो 10,000 कर देना, नहीं, उनके लिए जो सब्सिडीज मिलती है उस पर ध्यान देना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना, R&D करना, इस तरीके से डबल ऑफ फार्मिंग इनकम की बात वहां पे अशोक दलवाई कमेटी में की गई थी। ठीक है, नाउ दिस लेजिस्लेशन सॉज टू ब्रिंग मच नीडेड रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। ये कहाँ हो रहा है सिस्टम में, मार्केट में ये रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस को जो है रिमूव कर देना होल्डिंग करने से। अभी जो है नाउ प्राइवेट कंपनीज कैन होल्ड एज मच ऑफ एज स्टॉक्स दे वांट। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को होल्ड करना और ट्रेडिंग एरियाज को फ्री करना मिडिल मैन से। ये जो मिडिल मैन है ना, एक्चुअली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। आपने मिडिल मैन हमेशा देखे होंगे। मिडिल मैन मतलब कह सकते हैं हम जो मीडिएटर होते हैं किसान और मार्केट के बीच में, वो होर्डिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे हम वो मिडिल मैन को खत्म करना चाहते हैं और फार्मर्स डायरेक्ट मार्केट से जुड़ जाएं। ये पूरा उद्देश्य था एग्रीकल्चरल फार्मर का, एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म है उसका ये मकसद था। ठीक है, अब 3 कानून पास करवाए गए थे, वो 3 कानून हमें एक एक करके पढ़ना है। पहला कानून है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। तो यहाँ पे फार्मर जो प्रोड्यूस करता है उसका ट्रेड एंड कॉमर्स किया जाएगा, उस एक्ट के बारे में है। फार्मर्स का एम्पावरमेंट करना, प्रोटेक्शन करना और उनको एक दिलासा दिलाना कि उनका जो प्राइस है एक कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलेगा, तो उसको लेकर एक बिल लाया गया। और फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 लेकर आए थे। ठीक है, तो ये 3 बिल है अपने, इनको हमें देखना है। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 ये क्या कहता है अपना, कि जो फ्रीडम है फार्मर्स के लिए, फ्रीडम देना है। मतलब फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब फार्मर्स जो कल्टीवेट किया है, जो प्रोड्यूस किया है, उसका व्यापार कैसे करेंगे। तो देखो फ्रीडम देना फार्मर्स को कि फार्मर जो है अभी उनके लिए चॉइस मिलेगा कि वो सेल और परचेस कहाँ पे कर सकते हैं। तो दे विल गेट द चॉइस, दे विल गेट द विजडम, दे विल गेट द चॉइस, दे विल गेट द विजडम कि उन्हें कहाँ बेचना है। ठीक है, और एक और चीज आता है इसमें, लिबरेशन फ्रॉम सेस। तो फार्मर्स को चार्ज नहीं किया जाएगा किसी भी सेस से। जो सेस होता है ना, सेस मतलब क्या होता है, आपके लिए एक अलग से टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, और लिवाई फॉर द सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस अंडर दिस एक्ट, मतलब वो बाध्य नहीं होंगे कि उनको उसी एरिया में बेचना है। एमपी का किसान महाराष्ट्र में बेच सकता है, महाराष्ट्र का किसान एमपी में बेच सकता है। ये कानून ने ये फायदा कर दिया। फर्दर देयर विल बी ए सेपरेट डिस्प्यूट रिसोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर द फार्मर्स। तो ये फार्मर्स के लिए एक सेपरेट डिस्प्यूट रिसोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया गया है। इसमें दिक्कत है, ये दिक्कत अपन आगे चल के पढ़ते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स देखेंगे। तो देखो ये ट्रेड को बेनिफिट करेगा। ठीक है, जो बैरियर फ्री जो इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड्स है उनको वो अच्छे से लेके आएगा।
एपीएमसी जो मंडीज होती हैं, एपीएमसी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, जो एपीएमसी मंडीज होती हैं, उन मंडीज को इनको हटाना है। तो मंडीज क्या है, अभी रिस्ट्रिक्ट करती है फार्मर्स के लिए कि आप वहां ही जाके अपनी जो ट्रॉली है उसका सामान बेच सकते हैं भर के, ठीक है। बट ये जो प्रमोट करता है कि ट्रेड अभी भी कहीं पर भी जाके बेच सकते हैं जहां भी फार्मर्स को कॉम्पिटेटिव प्राइस मिलता है वहां, ठीक है। देन सेकंड वन इज बेटर प्राइस। तो ये ओपन करेगा मोर चॉइसेस फार्मर्स के लिए कि वो रिड्यूस कर सके मार्केटिंग कॉस्ट फॉर द फार्मर्स, और उनको हेल्प करता है कि बेटर प्राइस मिले और वन नेशन वन मार्केट निकल के सामने आए। मतलब कि जरूरी नहीं है कि एमपी का किसान जो सरबते गेहूं उगाता है तो वो सरबते गेहूं को वहीं बेचे, वो यूपी में भी जाके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए या फिर वो अपने वहां अगर सही दाम मिल रहा है तो वहां जाके बेच सकता है। एपीएमसी मंडीज जो है स्टेट की, उनको बाध्य नहीं होगा, ये कानून में लिखा है। और एक्ट हेल्प करता है क्रिएट करने में वन इंडिया वन एग्रीकल्चरल मार्केट, और वो फाउंडेशन करता है गोल्डन हार्वेस्ट ऑफ अवर हार्ड वर्किंग फार्मर, ठीक है। तो व्हाट दे आर डूइंग गोल्डन हार्वेस्ट। अब सेकंड आता है कि हाउ दे विल गोइंग टू एम्पावर एंड प्रोटेक्ट द फार्मर्स। तो वो हमें देखना है, जो फार्मर का प्राइस है उनको कैसे अश्योर करेगा और वो कैसे एम्पावर करेगा फार्मर्स के लिए। तो ये 2020 एक्ट इसमें लिखा गया। नाउ हाउ दे विल गोइंग टू डू। तो एक्ट प्रोवाइड करता है नेशनल एक फ्रेमवर्क जिसमें फार्मर का जो एग्रीमेंट रहेगा वो प्रोटेक्ट करेगा और एम्पावर करेगा फार्मर्स को कि वो एग्री बिजनेस फर्म्स, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स और लार्ज रिटेलर्स को फार्म सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। देखो जो जो वर्ड यूज किए हैं उनमें ध्यान देना। एग्री बिजनेस फर्म्स, प्रोसेसर्स, होलसेलर जो होलसेल मार्केट वाले आदमी होते हैं, एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर लार्ज रिटेलर, ये सारे लोग क्या है इन फीचर्स को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे अपने फार्मर्स। अब व्हाट दे विल गोइंग टू प्रोवाइड। पहली चीज है लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब बराबर का हिस्सा। अभी 2 रुपए किलो मार्केट में आता है, फार्मर से मिडिल मैन खरीदता है और वही 20 रुपए किलो में प्याज या फिर कोई भी चीज बेच देता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर उसने 2 रुपए किलो में खरीदा है तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 6 रुपए तक ही प्राइस बढ़ेगा, ऐसा इनका कहना है इन फार्म एक्ट में, ठीक है। तो दे आर प्रोटेक्टिंग द फार्मर थ्रू दिस फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है एक्सप्लॉयटेशन से। एक्सप्लॉयटेशन मतलब उनका हरासमेंट से। नाउ सेकंड वन इज ट्रांसफर द रिस्क। तो ये ट्रांसफर करता है रिस्क किसके ऊपर, मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के ऊपर। कई बार दाम बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। अभी आपने सुना होगा कि जो कॉलीफ्लावर होता है वो 50 पैसे पर किलो के हिसाब से बिक रहा था, तो किसानों ने उसको काट के ऐसे ही फेंक दिया। आप सोचिए कॉलीफ्लावर जिसको बनाने में पूरा एक खेत लग जाता है और उसको वो 50 पैसे पर किलो के हिसाब से बेचना, तो ये फार्मर्स के क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। तो इट विल ट्रांसफर द रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रेडिक्टेबिलिटी फ्रॉम द फार्मर टू स्पॉन्सर। और ये फार्मर जो है इनेबल करता है फार्मर को कि वो एक्सेस कर पाए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड बेटर इनपुट्स। सेकेंड चीज क्या है, ये देखो अभी यहाँ पे आलू है, ठीक है, या फिर हम कहेंगे गेहूं है, ठीक है। तो गेहूं, आलू या फिर राइस, कोई भी चीज अगर आप देखेंगे तो अगर फार्मर्स ने बड़े बड़े, जैसे आटा, आशीर्वाद का एक आटा आता है, ठीक है, तो आशीर्वाद के आटे के लिए उनको गेहूं चाहिए, शरबती गेहूं चाहिए, अच्छा वाला गेहूं चाहिए उनको। तो वो गेहूं के लिए फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हम आपके जो भी खेत में आप उगाओगे उसको हम ले लेंगे, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक वो दोनों एक किसान और वो कंपनी कर लेगी। अगर वहां पे ब्रीच होता है मतलब वो फार्म अगर खेती अच्छी नहीं होती या कुछ भी कारण होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर जो रहेगा मतलब आशीर्वाद आटा वाली कंपनी, वो फार्मर्स के लिए क्या देगी, सर्टेन काइंड ऑफ रिलैक्सेशन देगी। तो ये जो बिल है ये फार्मर्स को रिलैक्सेशन दे रही है उस तरीके से ना। ये अट्रैक्ट करता है प्राइवेट सेक्टर को भी। तो ये जो लेजिस्लेशन है, ये जो कानून बनाया गया है, वो एक कैटलिस्ट की तरह, कैटलिस्ट मतलब जो एकदम से पुश देते और वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। यही जो है ना, यही नर्व अभी पूंजीवादियों की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पे थोड़ा विरोध चल रहा है कि वो अट्रैक्ट जो कर रहा है वो नेगेटिव सेंस में कर रहा है, क्योंकि ये सप्लाई चेन बन जाएगा और ये कई सारे इंडियन फार्म प्रोड्यूस जो है उनको सप्लाई करेंगे नेशनल एंड ग्लोबल मार्केट में और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारे यहाँ पे जो एपीएमसी मंडीज हैं, ठीक है, या फिर हम कहेंगे जो एफसीआई है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो क्या है, वीट स्टोर करके रखता है। वीट लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करता है और हमारे यहाँ पे सस्टेन करने के लिए 2-2.5 साल का ऑलरेडी स्टॉक रहता है एफसीआई के पास। एफसीआई क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास ऑलरेडी ये है, बट वो क्वालिटी जो है वो अच्छी क्वालिटी होती है, मगर ये जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं सरकार यहाँ से खरीदना शुरू कर देती है, और यहाँ पे आते हैं साइलो प्लांट। क्या आते हैं, साइलो प्लांट। साइलो प्लांट किसके हैं, अडानी जैसे लोगों के साइलो प्लांट हैं। साइलो प्लांट क्या होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल अपन स्टोरेज करते हैं, है ना,
गोडाउन जैसे हम बोलते हैं, और एक होता है कोल्ड स्टोरेज, एक होते हैं साइलो, जैसे बड़े बड़े एक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से, जो एक स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जो अडानी ने कई सारे जगह पे बना के रखे हुए। देयर दे विल गोइंग टू स्टोर सोयाबीन, दे विल गोइंग टू स्टोर व्हीट, एवरीथिंग, और वो दाम कॉम्पिटेटिव होने के बाद उसको बेच देते हैं। और वो स्टोरेज करने से फायदा क्या मिलता है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐसे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देती है, और उनका जो दाम है पहले उनको निकाला जाएगा, और फिर जो इंफीरियर क्वालिटी एक्चुअली में जो स्टोर कर रहे हैं वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रहती है कंपेयर टू जो एफसीआई खुद स्टोर करती है, ठीक है। देन अपना आता है एलिमिनेट इंटरमीडिएटरीज। तो ये जो दलाल होते हैं, या फिर हम कहेंगे फार्मर्स के लिए जो एंगेज करते हैं टारगेट मार्केट को, तो जो डायरेक्ट मार्केट है उसको वो एंगेज करेगा, और इंटरमीडिएटरीज को क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा, ठीक है। थर्ड एक्ट आता है अपना एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। अभी मैं आपको सिर्फ एक्ट के बारे में बता रहा हूँ, बाद में चल के मैं आपको पूरा एक वो बताऊंगा कि वो एक्ट में दिक्कत क्या है। बैकग्राउंड क्या है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, तो इंडिया जो है वो क्या हो गया है, सरप्लस हो गया है मोस्ट एग्री कमोडिटीज में, बट जो फार्मर्स हैं दे आर अनेबल टू गेट बेटर प्राइसेस, क्योंकि उनको लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है कोल्ड स्टोरेज में, प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट्स में। आपने कभी भी छोटे गांव की तरफ कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं देखा होगा, हमेशा शहर की तरफ देखा होगा। कोल्ड स्टोरेज का मतलब क्या होता है ये भी जान लो। कोल्ड स्टोरेज मतलब एक गोडाउन जिसमें कोल्ड एक सर्टेन टेम्परेचर फिक्स करते हैं, और वो उसमें आलू प्याज सब कुछ को स्टोर किया जाता है, ठीक है, और वो मार्केट में उतारते हैं। तो ये बैकग्राउंड क्या है कि एसेंशियल कमोडिटीज में हम कोल्ड स्टोरेज बनाना और प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट करना, ये इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए रहता है, ठीक है। ऑल्दो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, बट सरप्लस को स्टोर करना हर तरीके से किसान नहीं कर पाता, उसमें आना पड़ता है एक प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। तो इम्पोजिशन करना इस कर्व्स को स्टॉक करने में फार्म प्रोड्यूस एंड रेगुलेशंस ऑफ द प्राइस ऑफ द कम्युनिटीज वो डिफिकल्ट हो जाता है। और एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट ये फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल करेंगे लेस एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट्स के लिए एंड लेस इन्वेस्टमेंट इन द फार्म सेक्टर। तो कम पैसा कम लागत में आपको क्या मिलेगा, स्टोरेज करने का मौका मिलेगा। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा अमेंडमेंट्स। तो देखो बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले अमेंडमेंट के वो देखेंगे। तो डीरेगुलेट करेंगे कमोडिटीज को, जैसे कि सीरियल है, एडिबल ऑयल्स है, ऑयल सीड्स, पल्सेस, अनियन, पोटैटो, तो इनको डीरेगुलेशन हो जाएगा। मतलब कि अभी क्या है, अभी एक और योजना चलाई जाती है टॉप, टोमेटो, अनियन, पोटैटो करके ये टॉप योजना चलाई जाती है, क्योंकि आप देखते होंगे सीजन दर सीजन इनके प्राइस 100 रुपए तक पहुंच जाते हैं। तो ये टॉप योजना इसी का काम करती है कि स्टॉक को मेंटेन करके रखे, जिससे कि होर्डिंग ना हो पाए। बट ये और हेल्प करेगा कि फियर जो है प्राइवेट सेक्टर का एक्सेसिव रेगुलेटरी इंटरफेरेंस में बिजनेस ऑपरेशंस में, उसको भी बचा के रखे। और कोई भी लिमिट होगी जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, वो कमोडिटी क्या है इंपोज करेगी ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे प्राइवेट सेक्टर का सरकार किसानों के साथ, वो ब्रीच नहीं करवा सकते। बहुत ही रेयर केसेस में वो ब्रीच होंगे, जब बिल्कुल लड़ाइयाँ चल रही हो देश में, बिल्कुल भुखमरी हो गया हो, सूखा पड़ गया हो, और बिल्कुल एकदम से प्राइस बढ़ गया, और नेचुरल कैलामिटी आ गई हो, ठीक है, तूफान, आंधी, ड्रॉट वगैरह जो भी चीजें आ गई, अर्थक्वेक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दे विल गोइंग टू हेल्प फियर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स ऑफ एक्सेसिव रेगुलेटरी इंटरफेरेंस इन द बिजनेस ऑपरेशन। नाउ फ्रीडम टू प्रोड्यूस, अब उगाना क्या है, होल्ड कितना करना है, मूव कितना करना है, डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है, और सप्लाई कितना करना है, ये करेगा हार्नेस इकोनॉमी ऑफ स्केल। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और एफडीआई इन्वेस्ट करने के लिए इंडियन सेक्टर में आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने बेनिफिट्स। देन इसमें कोल्ड स्टोरेज का बनना हो जाएगा, मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा, सब चीजें क्या है, प्राइवेट सेक्टर इसमें लिंक्ड हो जाएगा। अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर इसमें लिंक हो रहा है, और ये अमेंडमेंट जो है एक्सपेक्ट करता है फार्मर्स और कंज्यूमर को कि वो प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, और प्राइस जो है कॉम्पिटिटिव बनेंगे, और वेस्ट जो है वो कम होगा, और स्टेप टुवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड राइजिंग फार्मर्स इनकम आपके लिए देखने को मिलेगी। ना व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट, तो ये जो एक्ट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो रिफॉर्म्स जो है वो एक्सेप्ट करता है या एक्सपेक्ट करता है कि जो ये ग्रोथ एकदम से बढ़ाएगा, स्मॉल किसानों को हेल्प करेगा। दे आर इंटेंडेड टू हेल्प स्मॉल फार्मर्स, सही पढ़ रहे हो आप यहाँ पे कि दे आर इंटेंडेड, मतलब इच्छा है, और ये हो सकता है हु डोंट हैव आइदर बार्गेन फॉर देयर प्रोड्यूस टू गेट अ बेटर प्राइस, और वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे टेक्नोलॉजी में। आप सोचो आपके पास 5 बीघा का लैंड है, ठीक है, 2-2.5 एकड़ का आपके पास लैंड है। अब छोटा सा लैंड है, ठीक है, या फिर और 1 एकड़ का लैंड है, आपने जो चीज़ उगाई, तो आपके लिए ट्रैक्टर चाहिए पड़ेगा, उसको बोने के लिए कुछ आपको सामान चाहिए पड़ेंगे, बट इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे ना आप। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या फिर आप किसी के साथ साठ-गांठ करके आप कॉम्पिटिटिव प्राइस कर सकते हो, है ना, अपने उस छोटे से जमीन से लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं। चाइना का एक डेटा है कि चाइना की जो जमीन है
वो केवल शायद 27 या 28% प्रोडक्शन कर सकती है, बट स्टिल पूरे चाइना का मिला के सिर्फ इतना प्रोडक्शन वो कर सकती है उनकी जमीन। मगर वो दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस बन चुके हैं। कैसे? इंटेंसिव फार्मिंग करके। इतना ज़्यादा फार्मिंग करते हैं वो लोग कि उनकी पर एकड़ जो ईल्ड होती है, जो उनकी पर एकड़ उपज होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ का 1/10 होता है, उनसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो 1/10 होता है हमारे यहाँ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ लैक ऑफ R&D है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ लेजिस्लेशंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये अलाउ करता है फार्मर को कि वो एंटर कर पाए एक कॉन्ट्रैक्ट में विद द एग्री बिजनेस फर्म्स, ठीक है, और लार्ज रिटेलर्स, और वो अपना प्रोड्यूस वहां पे दिखा सकते हैं। और ये हेल्प करता है फार्मर्स ऑफ रीजन्स के लिए विद सरप्लस प्रोड्यूस, जिससे कि प्राइस बेटर मिलेगा। ये हेल्प करेगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को लार्ज स्केल पे कि वो एक फ्रेंडली, फार्मर फ्रेंडली एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सके। ठीक है। और कंपटीशन भी क्या रहेगा? एक अच्छे तरीके से रहेगा। अब प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? अब यहाँ पे कहानी सारी आती है। तो हमने क्या लिया अभी तक हमने क्या देखा? प्रोटेस्ट के सिर्फ कानून क्या था। अभी हम फार्मर प्रोटेस्ट एंड इश्यूज इन्वॉल्व वो क्या है, दैट विल गोइंग टू सी। सबसे पहले आता है फेडरल एंगल, देन लैक ऑफ कंसल्टेशन, और फिर थर्ड आता है एब्सेंस ऑफ एनी रेगुलेशन इन नॉन एपीएमसी मंडीज एंड नॉन फेवरेबल मार्केट कंडीशंस। फेडरल एंगल की बात करेंगे तो क्या है? सबसे पहले फेडरल एंगल मतलब कि स्टेट और सेंटर का एंगल। ठीक है। फेडरल एंगल का मतलब होता है स्टेट और सेंटर का एंगल। ठीक है। इश्यूज क्या है? फार्मर्स एंड अपोजिशंस ने क्या उठाए हैं? तो जो प्रोविजंस है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट में, ये जो है वो प्रोवाइड करता है अनफेटर्ड कॉमर्स इन डेजिग्नेटेड ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी जुरिस्डिक्शन। अभी हमने क्या पढ़ा कि एपीएमसी के बाहर आप बेचोगे तो आपके लिए फायदा होगा, बट ये बोल रहे हैं कि फायदा नहीं होगा। इससे क्या होगा कि ये जो बिल है वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इशू करेगा ऑर्डर स्टेट्स के लिए, और वो ऑब्जेक्ट जो है लॉस है उनको ऑब्जेक्टिफाई करेगा। तो ये क्या कर रहा है? बिल एम्पावर कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। कायदे से स्टेट इज द वन हु हैज द पावर टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू फार्मर्स, बट यहाँ पे सेंटर इज द वन हु इज डायरेक्टिंग। मैटर ऑफ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर बीइंग ए पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑन द स्टेट लिस्ट, वो क्या कर रहे हैं? स्टेट में दिक्कत पैदा कर रहे हैं कि स्टेट की जो पावर है वो लूज हो रहे हैं। तो पहला तो फेडरल एंगल हुआ, देन लैक ऑफ कंसल्टेशन। तो जब ये कानून बनाया गया था तब भी स्टेट से नहीं पूछा गया, तब भी किसानों से इसमें सलाह मशवरा नहीं किया गया। तो जो ऑर्डिनेंस रूट है, जितने भी कानून बनाए गए हैं वो ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाए गए हैं। ठीक है। और ऑर्डिनेंस कौन सा? आर्टिकल 123 को यूज करके, जिसमें प्रेसिडेंट हैज द पावर, जब पार्लियामेंट नहीं लगेगी तो वो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस बनाएगा। When the one session is not in parliament, both the session is not in parliament, then president will make a कानून। तो इतनी हड़बड़ी क्या थी, इतना जल्दी क्या था ऑर्डिनेंस लाकर ये कानून को बनाने के लिए? ये भी एक सवाल पैदा करता है। ठीक। तो ऑर्डिनेंस रूट एंड हैस्टली अटेम्प्ट टू पास ए बिल विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन, तो ये क्या होगा? एक मिसट्रस्ट पैदा करता है किसके ऊपर? फार्मर्स के ऊपर। और ट्रेड जोन जो है वो अलाउ करते हैं टू कम अप आउटसाइड द एपीएमसी एरिया। अब ये भी सबसे ज्यादा दिक्कत एपीएमसी एरिया से बाहर आने का ही है। ठीक है। और उसी एपीएमसी को देखो, दोनों तरफ देखना, उसी एपीएमसी के लिए फार्मर पहले क्रिटिसाइज करते थे कि वो बंद जाते हैं उसी एपीएमसी से, और अभी वो बोल रहे हैं कि फार्मर्स एपीएमसी में बंधना नहीं है। तो दोनों तरफ दोनों दिक्कत है। तो फार्मर्स के पास क्या है? दे बिकम मोस्ट एप्रिहेंसिव दैट द न्यू सिस्टम विल लीड टू इवेंचुअल एग्जिट फ्रॉम द एमएसपी। अब ये देखो, एमएसपी से भी क्या करते हैं? ये वंचित करते हैं। मतलब कि एमएसपी नहीं है इसमें, जो एक्ट है उसमें कहीं ये नहीं लिखा गया कि एमएसपी के नीचे आप सामान नहीं बेच सकते। वो लिखवाना चाहते हैं, सरकार लिखना नहीं चाहती। सरकार बोलती है कि हम ये लिख नहीं सकते। अब इसमें आता है एब्सेंस ऑफ एनी रेगुलेशन इन द नॉन एपीएमसी मंडीज। तो देखो, कोई भी रेगुलेशंस अगर नॉन एपीएमसी मंडीज में नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगी? तो देखो, फार्मर से एक और इशू ये किया है कि प्रपोज्ड बिल जो है या फिर एक्ट, वो प्रेफरेंस करता है कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के लिए एट द कॉस्ट ऑफ फार्मर्स इंटरेस्ट। तो जो कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट है उसको ज्यादा ये फेवर करता है। और किसी भी रेगुलेशन के एब्सेंस में नॉन एपीएमसी मंडीज में फार्मर्स जो है डिफिकल्टी लगेगा कि उनको जब कॉर्पोरेट से डील करना पड़ेगा, क्योंकि दे आर सोनली ऑपरेटिव ऑन द मोटिव ऑफ प्रॉफिट सीकिंग। ऑब्वियसली प्रॉफिट सीकिंग होते हैं ना कॉर्पोरेट्स। देन आता है नॉन फेवरेबल मार्केट कंडीशंस फॉर द फार्मर्स। वो कैसे? तो देखो, रिटेल प्राइसेस जो है वो क्या हो रहे हैं? हाई हो रहे हैं। एंड डेटा जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, वो सजेस्ट क्या करता है कि जो फार्म गेट प्राइसेस है मोस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस, वहां पे वो कम करेगा। जो पैसा है उनको कम मिलेगा। और जब जितना इनपुट कॉस्ट डालेंगे तो फार्मर्स को उतना फ्री मार्केट बेस्ड फ्रेमवर्क रेम्यूनरेटिव, मतलब उतना इफेक्टिव प्राइसेस नहीं मिलेंगे। और ये जो डर है उनको, वो क्या करता है? वो एक्सपीरियंस करता है, मतलब एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टेट इन बिहार। क्योंकि वहां पे
ऑलरेडी 2006 से एपीएमसी को अबॉलिश कर दिया गया था, बट स्टिल वहां पे अभी भी 800 रुपए क्विंटल में गेहूं बेचे जाते हैं। उसी जगह पे अगर आप 2000 कुंटल की बात करेंगे तो पंजाब में 2000 कुंटल, वहीं हरियाणा में भी इतने रुपए का गेहूं या फिर चावल जो भी चीजें होती हैं वो बेची जाती है। क्यों? क्योंकि वहां अभी भी एपीएमसी इज द वन जो कि टैकल कर लेता है। बिहार ने एबॉलिश किया तो वो अभी भुगत रहे हैं इस चीज को। तो ये क्या है, डर है कि बिहार के लोग, तभी आपको देखने को मिलेगा कि हरियाणा पंजाब के लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड आफ्टर द एबोलिशन ऑफ मंडीज, अब क्या कर रहेंगे, ये मंडीज को खत्म कर देंगे। तो फार्मर्स इन बिहार वो क्या हो गए, उनको रिसीव जो करते हैं वो एवरेज लोअर प्राइस कंपेयर टू द एमएसपी फॉर मोस्ट क्रॉप। तो जो बिहार की जो मंडीज खत्म हुई हैं तो उनसे प्राइस जो है वो कम हो गया। ठीक है, नाउ कम्स द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होगा स्टेक होल्डर्स का? स्टेक होल्डर्स मतलब जो जो इन्वॉल्व है। अगर हम फार्मर्स की बात करेंगे तो फार्मर्स क्या होंगे, अभी प्रोड्यूसर होंगे और वही सेलर होंगे। ठीक है, तो उनका मीडिएटर खत्म हो जाएगा, तो वो फ्री में एग्रीमेंट तो कर पाएंगे प्राइवेट सेक्टर के साथ डायरेक्टली। अब कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, और उनको प्राइजेस में कम मिल जाएगा। ठीक है, मिडिल मैन का जो रोल है वो खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने यहाँ पे एफडीआई शुरू कर दिया है और आपने यहाँ पे प्राइवेट मंडीज भी शुरू कर दी है। ठीक है, आपने एक तरीके से वो खत्म नहीं किया, आपने बढ़ा ही दिया है। तो जो भी मोटे वो जो होते हैं ना पैसे वाले, उनको अभी वो नई नई मंडी कोल्ड स्टोरेज बना के फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा स्ट्रांग वो सब रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट जो है पंजाब एंड हरियाणा की, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाएगी और उनको ह्यूज लॉस होगा इसमें। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है दैट वी हैव टू सी। तो अबव मेंशन लेजिस्लेशंस वो बेसिकली एम करते हैं एडिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एपीएमसी मार्केट, और वो फार्मर्स को हेल्प करता है कि उनको क्या मिले, रेम्यूनरेटेड मतलब बेटर प्राइसेस उनके लिए मिले और कंपटीशन वो आगे बढ़ा सके। और ये प्रपोज क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इन ट्रांजेक्शन्स जो कि सीमलेसली बढ़ेगा। एमएसपी जो है, एमएसपी क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है और वो कानून नहीं है। मतलब हर सरकार जुमलेबाजी, मतलब जिसको हम बोलते हैं रिटोरिक तरीके से, जुमलेबाजी के तरीके से एमएसपी को डिसाइड करता है। आप सुनते होंगे हमेशा चुनाव से पहले एमएसपी इतना बढ़ा दिया, इतना कम कर दिया, वो सब जुमलेबाजी है। ठीक है, कि इतने कम दाम से, इतने से हम कम दाम में नहीं बेचेंगे। तो एपीएमसी भी यही करेगा। एपीएमसी इज स्टिल अवेलेबल एज ए चॉइस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आपको देखने की चलनी पड़ेगी। सेल, लीज, mortgage of farmers land is totally prohibited and farmers land is also protected against any recovery। मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसान और बड़े कॉर्पोरेट के साथ में, जरूरी नहीं है कि उनकी किसी भी कंडीशन में उनकी जमीन को उनसे नहीं लिया जाएगा, ये फार्म में स्पेशली लिखा गया है, बट वो रिपील करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखना है। देन इंप्रूव एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्ट्रेंथन कंपटीशन। तो जो कंपटीशन है उसको स्ट्रेंथन करना है तो एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, ये एक वे फॉरवर्ड है। और स्टेट फार्मर्स कमीशन है उनको भी एम्पावर करने की जरूरत है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चंस। अभी जो इशू चल रहा है, कल अपन ने क्या देखा 26 जनवरी को, खैर नवंबर से बिल्कुल प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, आफ्टर वीकेंड से इलेक्शंस के बाद जस्ट 26 नवंबर से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, 26 लगभग नवंबर से प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट वॉज पीसफुल। ठीक है, और दे आर इनिशियली डिमांडिंग कि वो जो फार्मर का लॉ है उसमें अमेंडमेंट किए जाए, तब सरकार ने नहीं सुना। अभी वो चाहते हैं कि फार्म लॉ को रिपील किया जाए, जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये थोड़ा सा दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन रहा। तो जितनी भी ये पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स में मिसकम्युनिकेशन के बाद वी कैन से कि पॉलिटिसाइजेशन ज्यादा हो गया, तो उसके कारण इतना ज्यादा एग्रीगेट हो गया मूवमेंट। ठीक है, एंड फार्मर्स हैव डिसाइडेड कि दे विल गोइंग टू मार्च थ्रू ट्रैक्टर्स इन ऑन 26 जनवरी। बट ऐसा हुआ, और वो दूसरे नेता जो हैं, देखो फार्मर्स दे आर नॉट पॉलिटिशियंस, बट उनके साथ दूसरे लोग आए और वो पॉलिटिशियन बन के फायदा उठा के चले गए। तो जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, फॉरवर्ड करना, वो डेफिनेटली चेंज होगी। ये सोर्स इन द गवर्नमेंट इन्होंने कहा। मतलब ये क्या हुआ था कि जो स्ट्रेटेजी गोइंग फॉरवर्ड वो क्या होगा, चेंज होगा। ये गवर्नमेंट ने कहा था जब उन्होंने ट्रैक्टर को अलाउ किया था 26 जनवरी को एंट्री करने के लिए। रेड फोर्ट तक जाना कोई उनका रास्ता ही नहीं था, ये रास्ता बनाया गया था पॉलिटिशियंस ने, फार्मर्स ने नहीं बनाया था। और उन्होंने जो फ्लैग लगाया था, दैट फ्लैग वाज नॉट खालिस्तान फ्लैग। जो लोगों ने बात किया है कि जो खालिस्तान एक देश बनाना चाहते हैं पंजाब के कुछ ग्रुप के लोग, वो फ्लैग उनका नहीं था, वो नानकन साहेब जी का ग्रुप था, और वो फ्लैग को लगाना चाहते थे किसान मोर्चा को प्रोटेस्ट दिखाने के लिए। ये सब लोग वहां पे बैठे हुए थे और उन्होंने क्या किया, काउंटर किया टू क्रिटिक्स, जिनको उन्होंने नक्सल्स और खालिस्तान के साथ जोड़ा, और वो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे।
आप देखो एक प्रोटेस्ट के कारण, कल ही आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो किसान मोर्चा के बड़े लीडर हैं उन्होंने इस मूवमेंट को ऑफ करने की बात करा था। सब कुछ पॉलिटिकली एफिलिएटेड होता है। जो क्राउड ब्रेकिंग है, जो रेड फोर्ट तक गए और उन्होंने झंडा फहराया, वो एक कोई गलत, बहुत गलत बात है कि आपका अगर रेड फ्लैग झंडा वहां पे फहरा रहा है और आपने किसी और का फहरा रहा हो, वो गलत होता है। तो फार्मर लीडर्स अराइव एट एन एग्रीमेंट विद अस एंड दिस पीपल डू नॉट एक्सेप्ट दैट व्हाट विल दिस लीडर्स डू एंड टुडेस इंडिसीडेंस शोज दिस देयर रिट मे नॉट इवन रन। मतलब अब नाउ गवर्नमेंट इज मेकिंग एलिगेशंस अगेंस्ट देम कि देखो तुम लोग आए थे जब नेगोशिएशन किया था, तब ये वादा किया था कि आप ट्रैक्टर की जो मार्च करोगे वो पीसफुल करोगे, बट आपने वो मार्च पीसफुल नहीं की। एंड गवर्नमेंट वो क्या है, फ्लेक्सिबल है और वो क्या करती है, कॉम्प्रोमाइजेस करती है कि फार्मर्स हैव रिजेक्टेड। तो ये सारे जो होप्स एंड डिसीजंस हैं वो क्या है, गलत है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और वी आर थिंकिंग टू द प्रोटेस्ट वॉज अगेंस्ट द फॉर्मूला द गवर्नमेंट ऑफर्ड एज रिफॉर्म्स बट इट अपीयर्स दैट इट इज अगेंस्ट इंडियन रिपब्लिक एंड इट्स स्पिरिट। ये सारी बातें अपन को देखने के लिए मिलती है। और डेमोक्रेसी में मोबिलाइज करना चैलेंजेस के लिए गवर्नमेंट में, वो अपीयर करता है कि गवर्नमेंट को आप बेइज्जती कर रहे हो, ना कि आप सरकार की बेइज्जती कर रहे हो। और सरकार की बेइज्जती करना तो ठीक है, बट यू कैनॉट चैलेंज द सोवरेनिटी एंड द स्पिरिट ऑफ द रिपब्लिक। ठीक है। रामनाथ कोविंद ने भी अपने जो स्टेटमेंट देते हैं रिपब्लिक डे की स्पीच के टाइम पे, जिसमें आप वो अचीवमेंट बताते हैं और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी स्पीच लिखता है, रिमेंबर दिस, वो कौन स्पीच लिखता है उनकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की स्पीच। उस स्पीच में भी रिवोल्यूशनराइज बताया था फार्म लॉ को बीच में। ठीक है। और इनिशियली कॉज किया था कि मिस एम्प्रिहेंशन बट द गवर्नमेंट इज सिंगुलरली डिवोटेड टू देयर वेलफेयर। ओके, तो दिस शुड बी द केस। थैंक यू सो मच। अगर मैंने अच्छे से समझाया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। इससे ज्यादा फार्म लॉ के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, अभी जो नेता नगरी चल रही है वो नहीं ध्यान देना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस फार्म लॉ ये है। हमारे पेपर का उद्देश्य क्या, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है प्रीलिम्स निकालना, हमारा उद्देश्य है मेंस निकालना, और हमारा उद्देश्य है इंटरव्यू में अगर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका सही जवाब देना। ये तीनों प्रिपरेशन के लिए इतना ही पढ़ना है आप। एपीएमसी मंडीज क्या है, एमएसपी क्या है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है, फार्मर्स का कुछ जाएगा या नहीं जाएगा, अगर उनका कोई विवाद हो जाता है कॉर्पोरेट के साथ तो वो क्या करेंगे, ये सब मैंने आपको इसमें पढ़ा दिया। तो विवाद कुछ इतना बड़ा जो बनाया जा रहा है, अगर सरकार और वो दोनों साथ में मिलकर बैठे तो ये हल निकाल सकते हैं, बट वो हल निकालना नहीं चाहते क्योंकि अभी वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुद्दा हो चुका है। तो वी अपील एवरीवन कि ऐसा कुछ ना हो। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। TJLIV is my code and you can avail 10% discount here, and Tarkeshwar then PSIR is my Telegram channel. Please like, share and subscribe, hit the like button. Goodbye, bye bye.